हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। दिस इज ए.के. चौधरी और आप सबका मैं स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। देखिए प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं वो डिस्कशन हम करेंगे जो आपका करंट अफेयर एनालिसिस है। करंट अफेयर एनालिसिस में बातचीत करते हुए चलेंगे और आज इस बात को समझेंगे कि एक्चुअली हमें करंट अफेयर पढ़ना कैसे चाहिए। बातचीत प्रारंभ करें उससे पहले आप इस बात को समझ लीजिए कि जो अभी आपको पीडीएफ फाइल या पीएनजी आपको दिखाई देंगी, यह सारी की सारी पीएनजी आपको टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आपको मिल जाएंगी। एज इट सारे के सारे डाटा आपको ले दिए जाएंगे। ये प्रोसेस है, आज से इस प्रोसेस को हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये मान के चलिए कि आपको हर सैटरडे को करंट अफेयर एनालिसिस मिलेगा। इस करंट अफेयर एनालिसिस के अंतर्गत जो वीकली करंट अफेयर होगा हमारा, उसको डिस्कशन करेंगे। देखिए आज जो हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे वो काफ़ी डिटेल होंगे। मैंने अक्सर करके विद्यार्थियों को ये कहते हुए पाया है, इस तरह के सवाल जवाब करते हुए देखा है कि सर हम हाल ही के एग्जामिनेशन में देने गए 21 में, अगर आप किसी एग्जाम को देने गए हैं तो सर उसमें तो 2019 के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। नहीं मेरे प्यारे साथियों, इस बात को समझिए, वो 2019 का करंट अफेयर नहीं था, वो इसी साल का, इसी मंथ का या पिछले मंथ का करंट अफेयर था। उस करंट अफेयर ने पिछले कुछ सालों के करंट अफेयर को रिलेट किया है, इसको आपको समझना पड़ेगा। आप बोलेंगे सर कैसे? इसी बात को आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कशन करेंगे, बातचीत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े उसमें बिल्कुल एक के बाद एक करंट अफेयर को डिस्कशन करते हुए चल रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बातचीत अपनी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट करंट अफेयर जो डिस्कशन हम करना चाह रहे हैं, इस पे आते हैं। सबसे पहले करंट अफेयर देख लीजिए। करंट अफेयर क्या कह रहा है? हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। अब इस बात को समझे, आप सब जानते हैं मैं आज वन लाइनर करंट अफेयर पढ़ाने के लिए अवेलेबल नहीं हुआ हूं, इस बात को समझिए। अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है मेरे प्यारे साथियों, तो आप सब जानते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अब्दुल रजाक। याद रखिएगा, राइट आंसर है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन तो हुआ इस बार का। अब इसने आपके किस तरह के क्वेश्चंस बनाए थे, इस पे हम डिस्कशन करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस बात को देखिए, कौन सा अवार्ड दिया जा रहा है? नोबेल प्राइज दे रहे हैं, कोई दिक्कत, कोई संदेह नहीं। अब आइए, अब बातचीत करेंगे नोबेल प्राइज में। मेरे प्यारे साथियों, इस बात को समझने का प्रयत्न कीजिएगा। अगर हम बात करें नोबेल पुरस्कार की, तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो आप सब जानते हैं सन 1901। कब की गई थी? 1901। दूसरा पॉइंट बनाइए कि किसकी याद में देते हैं, किसकी याद में दिया जाता है? तो आप बताएंगे अल्फ्रेड नोबेल। किसकी याद में देते हैं? अल्फ्रेड नोबेल की याद में देते हैं। ठीक है सर। अब यहाँ पर साइंस के क्वेश्चन जुड़ जाएंगे। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? ध्यान रखिएगा, अल्फ्रेड जो नोबेल है, इन्होंने आविष्कार किया था डायनामाइट का। बात समझ गए? लेकिन इन्होंने जो डायनामाइट का आविष्कार किया था वो याद रखना बम फोड़ने के लिए नहीं, उन्होंने किया था खदानों में जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, याद रखना, उनको तोड़ने के लिए। वो तो हम ज्ञानी निकले जिन्होंने उसका गलत यूज करना सीखा, बाकी इसका यूज प्रारंभ में ऐसा नहीं था। तो आपने देखें कि इन्होंने किसकी खोज की थी मेरे प्यारे साथियों? डायनामाइट का आविष्कार किया था। बात समझ गए? अच्छा, इसके बाद में इस बात को समझने का प्रयत्न कीजिएगा कि यह जो पुरस्कार प्रारंभ हुआ था, तो यह याद रखना कितने क्षेत्र में देते थे। तो आप इसको की पॉइंट बना के लिखेंगे, प्रारंभिक क्षेत्र। प्रारंभिक क्षेत्र थे, ध्यान रखना 5 थे। जो 6 बोल रहे हैं वो गलत है, ध्यान रखना 5 क्षेत्र थे। अब वो 5 क्षेत्र कौन कौन से थे, तो इस बात को भी समझेंगे। अब मेरे प्यारे साथियों, 5 क्षेत्र जो थे उसमें पहला क्षेत्र, देखिए मैंने यहाँ पर भी लोगों को रटते हुए देखा है। रटना है ही नहीं आपको, बिल्कुल नहीं रटना है। क्यों नहीं रटना है सर? समझिए, आपने साइंस पढ़े हैं, साइंस के 3 भाग होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है भौतिक, फिर होता है रसायन और फिर होता है जीव विज्ञान। लेकिन बस आपको नोबेल पुरस्कार जब देंगे तो जो आप जीव विज्ञान होगा इसको क्या बोलेंगे? मेडिसिन। क्या बोलेंगे? मेडिसिन। यानी इसको आप बोलेंगे चिकित्सा। बात समझ गए? दूसरा जो फील्ड होगा इसको बोलेंगे आप भौतिक, अर्थात क्या हो गया? फिजिक्स। और तीसरे नंबर में जो आएगा इसको बोलेंगे आप रसायन। क्या किसी को रटने की आवश्यकता है क्या? नहीं, रट्टा मारने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आपने साइंस से 3 फील्ड याद कर लिए, 2 फील्ड और याद करना है, जिसको बोलेंगे आप एस का स्क्वायर। क्या बोलेंगे? एस का स्क्वायर। हाँ, मैथमेटिक्स भी लगाइए, बिल्कुल लगाना है।
एस के स्क्वायर में पहले याद करिए किसको आप, शांति को, और फिर याद रखिए किसको, साहित्य को। याद कर लिया आपने साहित्य को। तो ये कितने हो गए फील्ड आपके, ध्यान रखना 5। अभी शुरुआत हुई है, अभी तो धूमधाम से बात करेंगे, रुक जाइए जरा भी। तो ध्यान रखना, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है, 1901 में। किसकी याद में, अल्फ्रेड नोबेल। किसकी खोज की थी, डायनामाइट की। प्रारंभिक क्षेत्र कितने थे, 5। पहला मेडिसिन, फिर और फिर साहित्य। अब जो सर बताएंगे कि वर्तमान में कितने क्षेत्र में देते हैं, तो याद रखना नोबेल पुरस्कार वर्तमान में दिया जाता है 6 क्षेत्र में। कितने क्षेत्र में, 6। तो वर्तमान क्षेत्र अगर आपसे पूछेगा, आप बताएंगे सर 6 क्षेत्र में देते हैं। सर 5 तो आपने बता दिए थे। 6वें नंबर में जो चालू हुआ वो प्रारंभ हुआ प्यारे साथियों इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र में। वाजिब क्वेश्चन है, जो अलग होगा वही एग्जाम में क्वेश्चन बनाएगा, जो अलग होगा वही क्वेश्चन बनाएगा कि सर अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब से प्रारंभ किया गया, 1969। कब से प्रारंभ किया गया, 1969। बात समझ में आई कि नहीं है? अभी रुक जाइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो नोबेल पुरस्कार है, अगर हम बात करें नोबेल पुरस्कारों की, तो नोबेल पुरस्कार किस देश की सरकार द्वारा दिए जाते हैं? देश की सरकार कौन सा देश देता है, स्वीडन। कौन सा देता है, स्वीडन देता है। अच्छा, बात कर लेते हैं सर कहाँ दिए जाते हैं, तो ध्यान रखना स्वीडन की राजधानी है, अब बताएंगे स्टॉकहोम। कौन सी है, स्टॉकहोम। स्टॉकहोम में ये दिए जाते हैं, बात समझ गए। लेकिन स्टॉकहोम में 6 में से केवल 5 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। एक ही दिन देते हैं, दिन बताऊंगा मैं आपको, रुक जाइएगा। लेकिन याद रखना 6 में से केवल 5 नोबेल पुरस्कार कहाँ दिए जाते हैं, स्टॉकहोम में। सर कौन सा नहीं दिया जाता, तो ध्यान रखना शांति का। कौन सा नहीं देते हैं, शांति का। मेरे प्यारे साथियों, शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया जाता है, बताएंगे नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। कहाँ देते हैं, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। बात समझे, जो याद रखना अलग होगा वही एग्जाम में क्वेश्चन बनाएगा। ध्यान रखिए, कौन सी देश देता है, स्वीडन। कहाँ पर देते हैं, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। कितने देते हैं, 5। 6वां जो है ना शांति का नोबेल पुरस्कार, ये कहाँ देते हैं, नॉर्वे में। और नॉर्वे में कहाँ पर, ओस्लो में। पक्की बात है। रुक जाइए दोस्तों, अभी तो बात खत्म हुई है इसकी। अब बात करते हैं कि सर ये पुरस्कार कब देते हैं, तो ध्यान रखना यह पुरस्कार दिया जाता है आप बताएंगे 10 दिसंबर। ये पूरे के पूरे नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं 10 दिसंबर को। पक्की बात है, 10 दिसंबर को पूरे नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। और एक अतिरिक्त फैक्ट है, इसको भी याद कर लीजिए कि 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो बताएंगे अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। क्या मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। बात समझे, क्या लग रहा है करंट अफेयर खत्म हो गए, पहला क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी देखते जाइए। बात करते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में। अब आइए भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। सन थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा 1913। सर 6 में से कौन सी फील्ड का दिए होंगे, साहित्य का। सर कौन सी पुस्तक के लिए दिए थे, आप बताएंगे गीतांजलि के लिए मिला। बात समझे, भारत के परिप्रेक्ष्य में आए हैं। अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, ध्यान रखिए, अभी तो शुरुआत हुई है। आगे बढ़िए। मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को नोबेल प्राइज दिया गया, तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश का परिप्रेक्ष्य। अब इसको बनाते हैं मध्य प्रदेश का परिप्रेक्ष्य। ध्यान रखिएगा, ये मध्य प्रदेश में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति हुए, इनका नाम हुआ कैलाश सत्यार्थी। कब दिया गया मेरे प्यारे साथियों, 2014 में। और किस क्षेत्र का दिया गया, शांति का। किसके साथ दिए थे, पाकिस्तान की नागरिक मलाला यूसुफजई के साथ। सर क्यों दिए थे, रीजन क्या था, बचपन बचाओ आंदोलन।
बात समझे कि नहीं समझे? पक्की बात है। तो ध्यान रखना 2021 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला? अब्दुल रजाक। किसको मिला है? अब्दुल रजाक। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन यही था कि 2021 के लिए नोबेल पुरस्कार साहित्य का किसको मिला है? अब्दुल रजाक को। अब हमने बात कर ली, पूरी हिस्ट्री उठा के देख ली किसकी? नोबेल पुरस्कार की। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है? 1901 में। किसकी याद में? अल्फ्रेड नोबेल की याद में। बात कर लेते हैं कितने क्षेत्र में प्रारंभ हुए थे? 5। छठवां क्षेत्र कौन सा चालू हुआ? अर्थशास्त्र, इकोनॉमी का। किस सन से चालू हुआ था? 1969 से। कोई दिक्कत तो नहीं। इसके बाद जब हम आगे बढ़े तो हमने चर्चा की थी कि नोबेल पुरस्कार किस तिथि को दिए जाते हैं? 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि इस दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। ओके, बात कर लेते हैं कि नोबेल पुरस्कार कौन सी सरकार देती है? स्वीडिश सरकार देती है। फिर बात करते हैं कि कितने क्षेत्र में देती है? 5। एक्चुअली 6 क्षेत्र में ही देती है, लेकिन कहां पर दिए जाते हैं बताएंगे तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। कितने दिए जाते हैं? 5 क्षेत्र के नहीं है। इसके बाद अगर हम बातचीत करें कि सर छठवां क्षेत्र का कहां मिलता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। बात समझ गए? कौन सा मिलता बताएंगे? शांति का, पीस का मिलता है। चलिए, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस में बातचीत करनी है, आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं दूसरे क्वेश्चन में। मेरे प्यारे साथियों, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है भारतीय वायुसेना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन से ध्यान रखना, 8 अक्टूबर, 10 जनवरी, 12 मार्च और 20 मई। राइट आंसर है मेरे प्यारे साथियों, बताएंगे 8 अक्टूबर को। बातचीत करेंगे, निसंदेह रहिए। मैं आप कब मनाते हैं ध्यान रखिएगा, 8 अक्टूबर को मनाते हैं। यहीं पर कुछ बातों को सीखते हुए आप चलिए, वायुसेना दिवस कब मना रहे हैं? 8 अक्टूबर को। सर थल सेना दिवस कब मनाते हैं? 15 जनवरी। 15 जनवरी को मनाते हैं। बात कर लेते हैं वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, जल सेना दिवस नहीं, 4 दिसंबर कब मनाते हैं? 4 दिसंबर। अब दोस्तों आगे बढ़िए। सर ये बात तो बताइए कि आपने बोले थे कि वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को, लेकिन रीजन होगा ना सर, कुछ तो आधार समझिए, आधार समझिए। 8 अक्टूबर को मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? क्योंकि ध्यान रखना, इंडियन एयरफोर्स की स्थापना की गई थी 8 अक्टूबर 1932, क्योंकि यहाँ पर वायुसेना की स्थापना की गई है 8 अक्टूबर सन 1932 में, 1932 में। आप निसंदेह क्वेश्चन पूछेंगे और मैं तो पूछूंगा ही, भारतीय वायुसेना का प्राचीन नाम क्या है जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय? रॉयल इंडियन एयरफोर्स। क्या नाम है? रॉयल इंडियन एयरफोर्स। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाल ही में अपडेट हुआ है, वर्तमान में वायुसेना के चीफ कौन है, अध्यक्ष कौन है, या मैं कह सकता हूं प्रमुख कौन है? वी आर चौधरी जी हैं। तो ध्यान रखना, वी आर चौधरी जी हैं, जिनसे मेरा कोई संबंध नहीं है दूर दूर से। चलिए बात समझे। अभी मैंने हाल ही में नियुक्त हुए हैं, अभी इस अक्टूबर के या सितंबर के लास्ट वीक में बने। रिवाइज करेंगे, हर एक चीज को रिवाइज करते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा क्वेश्चन पढ़े थे हमने? भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को। ओके, थल सेना दिवस कब मनाए थे? वायुसेना दिवस और जल सेना दिवस। बात समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं, ये इसलिए मनाते क्योंकि भारतीय वायुसेना की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 8 अक्टूबर 1932 में। प्राचीन नाम क्या था? वर्तमान में चीफ कौन है? वी.आर. चौधरी। कौन है? वी.आर. चौधरी जी। मैं अगले बार से प्रयास करूंगा, आपको यहाँ पर फोटो भी दिखती जाएगी इनकी। तीसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है, आरबीआई ने वित्त वर्ष 2000 याद रखिएगा 22 और 23 के लिए, मैं इसको समझाऊंगा अभी 2 मिनट के लिए आपको। ध्यान रखना, आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022 और 23 के लिए पहली तिमाही के लिए रियल जीडीपी ग्रोथ कितने रहने का अनुमान व्यक्त किया है? राइट आंसर है 17.2%। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा,
देखिए अधिकतर विद्यार्थियों से जब मैं बातचीत करता हूं तो वो पहली बात तो समझ ही नहीं पाते कि सर ये वित्त वर्ष का मतलब क्या है, और दूसरी बात सर ये तिमाही का मतलब क्या होता है। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी पर जोर दीजिए, क्वालिटी पर बेस्ड काम करिए, क्वालिटी ढंग से करिए, कम पढ़िए लेकिन शानदार पढ़िए। देखिए समझिए इस बात को, पहली बात तो इस बात को समझिए कि ये वित्त वर्ष का मतलब क्या है और वित्त वर्ष 2022 और 23 का मतलब क्या है। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर वित्त वर्ष जो 22 और 23 आपके सामने लिखा है, इसका मतलब है ये जो वित्त वर्ष प्रारंभ होगा, यह प्रारंभ होगा, ध्यान रखना, 1 अप्रैल, ध्यान रखिएगा, 31 मार्च। अब यहाँ पर आप ये बात बोलेंगे कि सर ये वित्त वर्ष है, कोई दिक्कत नहीं, कितने मंथ आएंगे इसमें, 12 आएंगे। तो इन 12 मंथ को 3 के भाग में डिवाइड कर दिया गया, जिससे क्या दिखा सके हम, इंडिया की ग्रोथ। तो ध्यान रखना, इसको हमने 3 मंथ में डिवाइड किया, 3 मंथ में और 3 मंथ में, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, तिमाही। और पहली तिमाही का मतलब है कि ये फर्स्ट तिमाही की बात कर रहे हैं, द्वितीय तिमाही ये वाली, तृतीय तिमाही ये वाली और इसकी। तो इसमें हमारी जीडीपी कितनी रहेगी, 17.2%। इतनी बात समझ गए आप मेरी। चलिए अब मेरे प्यारे साथियों आइए और चर्चा करते हैं किस पर, किसने ये अनुमान लगाया है दोस्तों, आरबीआई। किसने अनुमान लगाया है, आरबीआई। पहली बात, पूरा इतिहास निकाल कर डिस्कशन करेंगे, फिर पर ध्यान रखिएगा। बात करते हैं फुल फॉर्म, आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरे पॉइंट में आइए, स्थापना 1 अप्रैल सन 1935, 1 अप्रैल 1935। अगर आपसे पूछ ले कि सर आरबीआई का एक्ट कब बनाया गया, तो 1934, 1 अप्रैल 1934। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और चर्चा करते हैं। आरबीआई का वर्तमान में हेडक्वार्टर कहां पर है, मुख्यालय कहां पर है? अच्छा, मुंबई में है। पाकिस्तान पड़ता है मुंबई, क्या महाराष्ट्र में है ना? तो बोलते क्यों नहीं हो, मुंबई महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर पूछ ले आपसे कि आरबीआई का वित्त वर्ष कब से कब तक होता है, तो आरबीआई का वित्त वर्ष पूछेगा, तो ध्यान रखना 1 जुलाई से 30 जून। कितना होता है, 1 जुलाई से 30 जून। ओके, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। अब चर्चा की जाएगी सर आरबीआई की स्थापना किस समिति से हुई थी। आरबीआई की स्थापना किस समिति की अनुशंसा से हुई थी? तो एक समिति आई थी जिसका नाम था यंग हिल्टन समिति, और साथ में ध्यान रखिएगा ये समिति हो गई। अब पूछेगा कि आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन हुए? ऑसबर्न स्मिथ हुए थे। बात कर लेते हैं पहले भारतीय गवर्नर कौन हुए, तो ध्यान रखिएगा पहले गवर्नर हुए थे जिनका नाम भारतीय गवर्नर अगर पूछेगा तो ये हुए, आप बताएंगे, सी.डी. देशमुख। कौन हुए? सी.डी. देशमुख जी हुए। और बस अंतिम पॉइंट में चल रहे हैं कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? में गवर्नर है शक्तिकांत दास। पक्की बात है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं नंबर में भी आऊंगा, लेकिन अभी बहुत सारे करंट अफेयर अपडेट करने, थोड़ा सा मेरे पास समय की कमी है, इसलिए मैं कुछ चीजों को रोक रहा हूँ। अब आइए दोस्तों, यहाँ पर पूरी बातचीत करिए आप। आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935। एक्ट कब बना था? हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वित्त वर्ष कब से कब तक चलता है? 1 जुलाई से 30 जून। रुक जाइए, अब 3 अलग अलग वित्त वर्ष हैं जिसमें आप कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज ना हो और बिल्कुल आपके एक नंबर भी ना कटें। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप कुछ बातों को और सीख लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। इतनी बातें तो आरबीआई वाली हो गई। अब मैं आ रहा हूँ फाइनेंशियल ईयर में, वित्त वर्ष में। अगर आपसे पूछ ले भारत सरकार का वित्त वर्ष कितने से कितने समय तक चलता है, तो भारत सरकार का जो वित्त वर्ष है मेरे प्यारे साथियों, ये प्रारंभ होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश का वित्त वर्ष, ध्यान रखिएगा 1 जनवरी से
31 दिसंबर। और ध्यान रखना, ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसने अपना वित्त वर्ष अमेरिका की तरह चेंज कर लिया है। अमेरिका का वित्त वर्ष भी यहाँ से जानने को मिलेगा। कितना, कौन सा मिल जाएगा आपको? 1 जनवरी से 31 दिसंबर। बात समझ रहे हैं? कंटेंट प्लस से प्लस मिलेगा आपको, निश्चिंत रहिएगा। अब बात कर लेते हैं सर कि अगर हम चर्चा करें आरबीआई का वित्त वर्ष कितना है, तो आरबीआई का वित्त वर्ष बता चुका हूँ, 1 जुलाई से 30 जून। ओके, और अंततः एक और बातचीत हम करना चाहेंगे। सर ये बताइए, आरबीआई का वित्त वर्ष तो इतना है, लेकिन बैंकों का अगर आपसे पूछ ले बैंकों का वित्त वर्ष कितना है, तो ध्यान रखिएगा, बैंकों का वित्त वर्ष आएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। बात समझ रहे हैं आप मेरी? तो यहाँ पर आपने फाइनेंशियल ईयर डिस्कस करे हैं भारत सरकार का, यहाँ पर आपने डिस्कस करे हैं मध्य प्रदेश सरकार का, यहाँ पर आरबीआई का आपने डिस्कस करे हैं, और यहाँ पर आपने बैंकों का वित्त वर्ष भी डिस्कस करे। क्या सहमत है मेरी बातों से? चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कतई प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कुछ प्रावधान बनाते हैं, रुक जाइएगा, ताकि आपकी क्लास बेस्ट क्लास हो सके। प्रावधानित ये है, जिस समय करंट अफेयर डिस्कशन करेंगे उस समय आपको नहीं बोलना है, जिस समय मैं आपसे पूछूंगा उस समय आपको रिस्पांस दिखाना है, ठीक है? ताकि प्रयास कर पाए, जो विद्यार्थी आज पहली क्लास लगा रहे हैं उनको समझ में आ पाए। अगर आप बोलेंगे तो फिर वो सुन नहीं पाएंगे, दिक्कत वाली बात बन जाएगी, उनका 1 नंबर कट जाएगा, तो वो चीज अपने लिए सही नहीं होगी। चलिए आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे प्यारे साथियों, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस राज्य के गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य को संयुक्त क्षेत्र को एक नए टाइगर रिजर्व के तौर पर घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? प्यारे साथियों, राइट आंसर है छत्तीसगढ़। यहाँ से आपको 2 बातें और सीखने को मिली हैं, क्वेश्चन से ही सीखने मिल रही हैं। आपके एग्जामिनेशन के अंदर अक्सर करके ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि गुरु घासीदास नेशनल पार्क किस राज्य के अंदर स्थित है। अगर आप पीसीएस के स्टूडेंट हैं, पीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं, आप एमपी पुलिस की तैयारी करना चाह रहे हैं, इसके साथ में ध्यान रखना, आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, नेशनल पार्क पूछे जाते रहे हैं, ये आपको याद करना ही है। तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क किस राज्य के अंदर है, आप सीख गए हैं, छत्तीसगढ़ में। और ध्यान रखना, तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य, यह भी कहां पर है बताइए? छत्तीसगढ़ में। क्या मेरी बात सहमत है आप? पक्की बात है। अब चर्चाएं करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य, अब चर्चाएं करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य की। मेरे क्वेश्चन को समझने का प्रयत्न करेंगे, बीच में आपको चर्चाएं नहीं करनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ की स्थापना किस डेट से की गई थी, तो ध्यान रखना 1 नवंबर सन 2000। ध्यान रखिए, अभी चर्चा नहीं करिए, बाद में बात करेंगे हम इसमें। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये नहीं है दोस्तों, मेरा क्वेश्चन हमेशा ये नहीं रहता। मेरा क्वेश्चन ये है, हमने संविधान पढ़े हुए, भारतीय संविधान पर डिस्कशन करे हैं, तो हमने इस बात का डिस्कशन किए थे कि नए भारतीय राज्यों का निर्माण कौन करती है? संसद विधि निर्माण करके करती है, और विधि निर्माण करे होंगे तभी किसका निर्माण हुआ होगा? छत्तीसगढ़ का। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ होगा? अमेंडमेंट। अब क्वेश्चन की वैरायटी पकड़िए, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? रुक जाइएगा, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? और इससे बेहतरीन क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत किया गया? 86 रॉन्ग आंसर है। अनुच्छेद 3 तो इसलिए बोल रहे हो क्योंकि मैंने पढ़ाया हुआ है, बात समझ रहे हैं? तो ध्यान रखना, किस अनुच्छेद के तहत इसका गठन हुआ है? अनुच्छेद 3। और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है? 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सन 2000। अरे 86वां संविधान संशोधन तो 2002 में हुआ था, जिसके तहत अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था, याद है? चलिए, अनिवार्य शिक्षा वाला प्रावधान बाद में बात करेंगे। ये तो हुई दोस्तों स्थापना की बात हुई, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई है। लेकिन सर आप इतना जोर दे क्यों रहे हैं? मैं जोर इसलिए दे रहा हूँ, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किस राज्य से हुआ था? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में
मध्य प्रदेश के पुनर्गठन से पूर्व, मध्य प्रदेश में पुनर्गठन से पूर्व विधानसभा सीटें थी, ध्यान रखना कितनी थी, 320। अब इससे याद रखना कौन सा राज्य बना है, छत्तीसगढ़, और कौन सा बना है, मध्य प्रदेश, तो था ही खैर। 320 में से याद रखना 90 सीटें दी गई थी किसको, छत्तीसगढ़ को, और वर्तमान में भी 90 ही है, और बची हुई सीटें कितनी थी, 230, और ये सीटें किसके पास में है, मध्य प्रदेश के पास में है। बात समझ गए? अभी शुरुआत हुई है, चर्चाएं करिए, धूमधाम से बात करते हैं। इसके बाद चर्चा करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी, जहां पर आप शहीद होंगे। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी अगर आपसे पूछेगा, ध्यान रखना, आप बोलेंगे अटल नगर। राजधानी क्या है, अटल नगर, क्योंकि ध्यान रखिएगा जो रायपुर है, रायपुर का नया नाम कर दिया गया है अटल नगर। अगर वास्तविकता थोड़ी सी यहाँ पर देखें तो एक्चुअली में अटल नगर केवल रायपुर शहर का हुआ है, लेकिन आप रायपुर बोलते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अपडेट करना है। करंट अफेयर का सेशन है और उसमें बातचीत नहीं करेंगे तो कैसे काम बनेगा? बात समझ गए आप मेरी? तो ध्यान रखना, रायपुर बोल दीजिए, अटल नगर बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं दोस्तों आर्टिकल नंबर 164, 163 कर लेते हैं, चलो बुरा मान जाओगे आप। जो मुख्यमंत्री हैं वो छत्तीसगढ़ के लिए कौन से बताएंगे, भूपेंद्र बघेल। कौन है, भूपेंद्र बघेल, बघेल जी हैं, ध्यान रखिएगा, और कांग्रेस पार्टी से इनका राजनीतिक संबंध है। तो आर्टिकल नंबर, आर्टिकल भी याद हो गया, सीएम का पद कहां पर है, 163 में है। बात समझ गए आप? आगे बढ़िए। अब मैं बोलूंगा 153, गवर्नर, ध्यान रखिएगा, राज्यपाल, और छत्तीसगढ़ के लिए राज्यपाल है अनुसुईया उइके। कौन है, अनुसुईया उइके। तो अनुसुईया उइके ध्यान रखना क्या है, आप बताइए, गवर्नर है दोस्तों। कोई दिक्कत, कोई संदेह? आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत शानदार क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। फोर्ब्स की तरफ से जारी की गई ताजा रैंकिंग में निम्न में से कौन शीर्ष अमीर भारतीयों में प्रथम नंबर पर है? राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा, मुकेश अंबानी। कौन है, मुकेश अंबानी। ध्यान रखिएगा, किसने रिपोर्ट जारी की है, फोर्ब्स ने। किसने जारी की है, फोर्ब्स ने। फोर्ब्स में चर्चा करना चाह रहा हूं, लेकिन आगे आने वाले कुछ जो क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर आपको इसके डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, विस्तृत रूप से जानकारी मिल जाएगी, इसलिए मैं समय को बचाते हुए आगे चलता हूं और आगे क्वेश्चन में बात करता हूं। अगर बातचीत करें दोस्तों, ये वही क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। अब आइए यहाँ पर, कतई मजेदार क्वेश्चन है, समझदार तरीके से समझिएगा, बेहतरीन तरीके से इसको समझिएगा। क्या क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली देश की पहली महिला पहलवान कौन बन चुकी हैं? किस चैंपियनशिप में, विश्व चैंपियनशिप में। इनका नाम है अंशु मलिक। कौन है दोस्तों, अंशु मलिक। रुकिए रुकिए रुकिए, शानदार चर्चाएं हैं। सर एक बात तो बताइए, क्या है ये, विश्व चैंपियनशिप है, लेकिन किस खेल से संबंधित है? तो ध्यान रखना, रेसलिंग, अर्थात कुश्ती। किससे संबंध है, कुश्ती से है। कौन जीती है, ध्यान रखिएगा, अंशु मलिक जीती हैं। बात समझ गए आप मेरी? ध्यान रखिएगा, इसके बाद में ये रजत पदक जीतने वाली, याद रखना, पहली क्या बन चुकी है, भारतीय महिला बन चुकी है। यहाँ से खेलकूद इंक्लूड हो रहा है। आपने एग्जामिनेशन दिए हुए हैं और उसके अंदर अक्सर करके आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे कि इस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, इस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। आए थे कि नहीं आए थे क्वेश्चन? पक्की बात है। अब मैं आपसे पूछूंगा, कुश्ती खेल के अंतर्गत कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है? जो होता है एक साइड को काउंट करते हैं, इसीलिए हॉकी में खिलाड़ी की संख्या कितनी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, 11। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछेगा कुश्ती में खिलाड़ियों की संख्या, तो ध्यान रखना कितनी होती है, 1। पक्की बात है। अब थोड़े से गेम 5-6 और डिस्कस कर ही लेते हैं। अक्सर करके पूछा गया है शतरंज में खिलाड़ियों की संख्या, ध्यान रखिए, 1। अगर पूछेगा आपसे बैडमिंटन या पूछ ले आपसे टेबल टेनिस, टेनिस जो 1 बोल रहे हैं वो कतई पापी किस्म के हैं। मंगल ग्रह की ओर प्रस्थान करिए, 1 या 2 भी हो सकते हैं। आप बोलेंगे सर समझ में नहीं आई बात, समझाता हूं ना मैं आपको, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान रखना, टेबल टेनिस की 2 प्रतियोगिताएं होती हैं, एक को बोलते हैं सिंगल और एक को बोलते हैं युगल या मिश्रित। ध्यान रखिएगा, इसमें होता यह है कि सिंगल जब होगा तो एक खिलाड़ी इधर एक खिलाड़ी इधर, इसको सिंगल बोल देंगे आप।
तो खिलाड़ी की संख्या कितनी हो गई? एक। या जब मिश्रित होता है तो एक ही साइड में दो लोग रहते हैं, तो एक बोल दीजिए या दो बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ गए आप? तो गेम्स भी बनते जाएंगे, गेम्स भी होते जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। चले आगे। तो आपने देखे भाई साहब कि जो चैंपियनशिप हुई है हाल ही में, कुश्ती चैंपियनशिप हुई है, उसमें मेडल जीतने वाली जो पहली महिला भारतीय बनी है, इनका नाम क्या है? अंजू मलिक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अरे शानदार क्वेश्चन, शांतिपूर्वक इस क्वेश्चन को सुनेंगे, बीच में चर्चाएं नहीं करेंगे, फिर आगे बातचीत इसमें हमारी होगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे WHO बोलते हैं, ने 6 अक्टूबर 2021 को दुनिया की पहली वैक्सीन, किस वैक्सीन के बच्चों पर व्यापक इस्तेमाल की सिफारिश की है? राइट आंसर है मलेरिया। कौन सी है? मलेरिया। देखिए हाल ही के दिनों में हमने इस बात को सीखा है कि जो मलेरिया है, डेंगू है, याद रखना ये बहुत तेज गति से बढ़ा है और बहुत तेज गति से इसने, याद रखना, पूरे भारत को अगर देखें, पूरे भारत को देखें या भारत के कुछ क्षेत्र को हम देखें तो यहाँ पर प्रभावित इसने करने का प्रयास किया है। इसी प्रकार से ध्यान रखना, विश्व के बहुत सारे देश थे, इनमें भी इसने प्रभावित किया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए याद रखिएगा, जो WHO है, WHO ने ध्यान रखिएगा ये अनुमति दी है कि आप इसका बच्चों में भी जो कहना इसका प्रयोग है वो कर सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान में कीजिएगा, इसका थोड़ा सा हमने गलत आंसर लगा दिए हैं, ध्यान रखिए। अच्छा वो मलेरिया में ही लगाए थे, ऊपर बढ़ने की वजह से हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अब WHO की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आपने एग्जामिनेशन दिए हैं और उन एग्जामिनेशन के अंदर WHO का हेडक्वार्टर, स्थापना और वर्तमान चेयरमैन अक्सर करके पूछता है। तो जो आपकी अभी सामने एग्जामिनेशन होने वाले हैं उनमें ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एज इट आएंगे। क्वेश्चन पूछता है कि WHO का फुल फॉर्म क्या होगा? बहुत बढ़िया, बात कर लेते हैं। इस्टेब्लिशमेंट, स्थापना 7 अप्रैल 1948। ठीक, अरे अभी खत्म नहीं हुआ। इसीलिए 7 अप्रैल को पूरे विश्व में हम कौन सा दिवस मनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखना 7 अप्रैल को मनाते हैं। और क्यों मनाते हैं? क्योंकि ध्यान रखना इस दिन WHO की हुई थी स्थापना। ये क्वेश्चन दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है जिसकी कोई हद नहीं है। ध्यान रखना इस तरह। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं। अब यहाँ पर आप सुनिएगा, पहले आप कुछ नहीं बोलेंगे। अगर मैं बात करूं WHO के हेडक्वार्टर की, तो ये है, ध्यान रखना, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। देखिए आप सब जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जिनका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है, जिनेवा में है। तो हम बार बार जब पढ़ते हैं कि जिनेवा स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड, तो हमारे मस्तिष्क के किसी ना किसी एक हिस्से में स्विट्जरलैंड के साथ जिनेवा अटैच हो जाता है। अब एग्जामिनर चतुर है, वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, और जैसे ही स्विट्जरलैंड दिखता है विद्यार्थी को तो फटाक से लगाते हैं जिनेवा, और फिर बोलते सर पार्टी कहाँ देना, ये बताओ, अपनी रसोई बुक कर लें। मैंने कहा आंसर क्या लिख के आए हो? सर जिनेवा ही तो होगा। अबे धूर्त किस्म के प्राणी, रुक जा। स्विट्जरलैंड की राजधानी याद रखना जिनेवा नहीं है, क्या है? बर्न है दोस्तों। क्या है? बर्न है। बात समझे? मजेदार चीजें हैं। अब बात करते हैं सर इसमें सदस्य देश कितने हैं, मेंबर कंट्रीज कितनी हैं? 194। कितनी कंट्री हैं? 194। 194 देश हैं। और अगर पूछ ले आपसे कि WHO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन कौन है दोस्तों, तो टेड्रोस अघानोम। कौन है? टेड्रोस अघानोम है। ये बड़े चीन का समर्थन करने वाले व्यक्ति हैं। इतनी बड़ी महामारी जो पूरे विश्व में देखने को मिली, उसका मुख्य उद्भव ऐसा माना जाता है कि चीन से हुआ था। अगर किसी अन्य देश से ऐसी बीमारी निकली होती ना, तो अभी तक WHO ने हजारों सैंक्शन लगा दिए होते उस पे। इन्होंने, भाई साहब ने एक लाइन नहीं बोली चीन के खिलाफ में। थोड़ा सा मेरा विरोध है इनसे, लड़ाई चलती रहती है,
तो मैं तो इस तरह की बात कर सकता हूँ। अब मैं आपको केवल रिवाइज कराऊंगा इस क्वेश्चन के अंतर्गत। रिवाइज कर लीजिए चीजों को। हमने बात करें WHO की। WHO का फुल फॉर्म क्या है? एस्टेब्लिशमेंट। इसीलिए क्या मनाते हैं 7 अप्रैल को? वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। बात कर लेते हैं स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न है। बात कर लेते हैं कि इसके वर्तमान में कितने मेंबर कंट्रीज हैं? 194। और बात कर लेते हैं कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस अधानोम। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? क्या यहाँ पर आपके कोई क्वेश्चंस है, डाउट है, कोई सेशन है तो बताइए। मैं रुकना चाहूंगा यहाँ पर और फिर अगले क्वेश्चन में जाऊं उससे पहले मैं आपसे बातचीत करना चाहूंगा। बताइए। देखिए, भारत नंबर पर नहीं है। एक्चुअली भारत आजाद कब हुआ तो ध्यान रखिए, भारत आजाद हुआ है 15 अगस्त 1947 को। क्या सहमत हैं आप मेरी बात से? 15 अगस्त 1947 को। तो इस समय तो WHO बना ही नहीं था। हम ध्यान रखना, इसके मेंबर बने हैं 1948 में। कब बने हैं दोस्तों? 1948 में। तो देखो, इसमें रैंकिंग नहीं रहती कि कौन से नंबर में है। इसमें बोलते हैं कि हम शामिल किस सन में हुए हैं। तो शामिल हुए हैं, ध्यान रखना, 1948 में। और कोई क्वेश्चन है तो निसंदेह पूछिए। यस यस यस, ध्यान रखिएगा। इसको कैलाश सत्यार्थी से तो जो रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनको मैं अगले टेस्ट में लाना चाह रहा हूँ, यानी अगले जो वीक होगा हमारा उसमें डिस्कशन करना चाह रहे हैं। एक्चुअली सर यहीं पर डिस्कशन क्यों नहीं कर रहे हैं? यहाँ पर डिस्कशन करेंगे तो हमारा जो लेक्चर होगा वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसमें क्वेश्चंस अधिक नहीं हो पाएंगे। अभी तो हमको आज ही बस तो थोड़ी ना डिस्कशन करना है, अगले वीक में भी डिस्कशन करना है, उसके अगले वीक में भी बात करें। तो ऐसे घटनाक्रम लंबा चलता रहेगा अपना, तो धीरे धीरे चर्चाएं होंगी, रोटेट होते हुए चलेंगी। फिर से बोलिए। WHO चीन का समर्थन क्यों कर रहा है? इसको लेकर है कि चीन का वर्चस्व आज वर्तमान विश्व में बहुत ज्यादा है। और अगर हम देखें, ध्यान रखिएगा, वो एक पावरफुल कंट्री है और उसने याद रखना, जो वहाँ के जो वोटर्स हैं, जो वोट करने वाले व्यक्ति हैं, उनमें लगभग जो वर्चस्व देखने को मिलता है वो चीन का देखने को मिलता है। फंड भी देता है बिल्कुल, लेकिन चीन से ज्यादा जो फंड है वो US से देता है, लेकिन फिर भी जो उनका फंडिंग है बहुत ज्यादा फंडिंग है, तो इसलिए उनका वर्चस्व बना हुआ है। यूनिसेफ या ऐसे किसी से हटा था वो, बाकी इससे WHO से नहीं हटाया अभी। चले आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगले क्वेश्चन में बातचीत करते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे प्यारे साथियों। अरे रुक जाइए, अभी चर्चाएं नहीं करिए। क्वेश्चन है, विश्व कपास दिवस, वर्ल्ड कॉटन डे, निम्न में से किस दिवस को मनाया जाता है? राइट आंसर है 7 अक्टूबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान रखना, इसकी बात करें 7 अक्टूबर को प्रतिवर्ष हम क्या मनाते हैं? विश्व कपास दिवस मनाते हैं। इसको लेकर मैंने कुछ बातें आपके लिए लिख रखी हैं। इन बातों को पहले आप समझिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे और बातचीत अपनी करेंगे। दोस्तों अगर हम चर्चा करें इसकी, बड़ा हो जाए भाई, बुरा मत मान। अब मेरी बात को समझेंगे, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें 7 अक्टूबर को प्रतिवर्ष हम यह दिवस मनाते हैं, ये याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो 7 अक्टूबर को मनाते हैं। अब यहाँ पर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मनाता कौन है। तो ध्यान रखना, संयुक्त राष्ट्र अर्थात UNO। फिर कौन मनाता है? विश्व खाद्यान्न संगठन मनाता है। और फिर मनाता है वर्ल्ड राष्ट्र या संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन मनाता है। और अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र तथा अंतर्राष्ट्रीय कपास सहकारी समिति के द्वारा यह मनाया जाता है। इसमें अगर आपको केवल एक चीज ध्यान रखनी है, वो है कौन मनाता है। ध्यान रखना, मुख्य भूमिका निभाता है UNO। कौन निभाता है? UNO निभाता है। और अगर मैं बात करूं आपके लिए इम्पोर्टेंट कुछ है इसमें, तो पहली बार कब मनाया गया था? पहला एडिशन कब मनाया गया था? 2019। कब मनाया गया था? पहली बार मनाया गया इसे 2019 में। तो पहला एडिशन 2019 में, दूसरा एडिशन 20 में और तीसरा एडिशन कब मना रहे हैं? 2021 में। तो यह जो मना रहे हैं 2021 में जो हमने मनाए हैं, ध्यान रखिएगा, ये कौन सा एडिशन है आप बताइएगा? थर्ड। कौन सा एडिशन है? थर्ड। दोस्तों आगे बढ़िए, और यहां पर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट है, तो वह है
UNO। ध्यान रखिएगा, कतई चर्चाएं होंगी, शानदार चर्चाएं होंगी। पहले आप समझने का प्रयास करेंगे इनको, और फिर मैं जब आपसे रिवाइज कराऊंगा तब आपको इसके आंसर देने हैं। पहली बात ध्यान रखना, अगर पूछेगा इसका फुल फॉर्म तो वर्ल्ड याद रखिएगा, या बोलेंगे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। अगर आपसे पूछे इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी तो ध्यान रखना 24 अक्टूबर 1945। याद रखिएगा, अगर हम बात करें इसका हेडक्वार्टर तो ये है न्यूयॉर्क, यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। और अगर बात करें दोस्तों कितनी मेंबर कंट्री है, सदस्य देश कितने हैं, तो ध्यान रखना सदस्य देश है 193। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ सिखाऊंगा और वो आपको सीखना है। 192 नंबर में शामिल, यहाँ पर बात करें 192 नंबर में शामिल होने वाला, अगर हम बात करें 192 नंबर में शामिल होने वाला विश्व का देश कौन सा था, आप बताएंगे मॉन्टेनेग्रो था, ध्यान रखिएगा। और 193 नंबर में शामिल होने वाला जो देश है इसका नाम है दक्षिणी सूडान। कौन सा है? दक्षिणी सूडान। अब बात करते हैं दोस्तों, आगे बढ़कर चर्चा करते हैं वर्तमान में यूएनओ के कितने अंग हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर बात की जाए तो इसमें अंगों की संख्या है, बॉडी कितनी है, तो ध्यान रखना इसकी बॉडी है 6, जिसमें आता है महासभा, जिसमें आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसमें आता है सुरक्षा परिषद, जिसमें आता है न्यास परिषद। ये सब इसके क्या है? अंग है। हमें इन पे बातचीत नहीं करनी है। लेकिन सर वर्तमान में एक्टिव कितने हैं, क्रियाशील कितने हैं, तो क्रियाशील है दोस्तों ध्यान रखना केवल और केवल 5। न्यास परिषद वर्तमान में काम नहीं करता। अब बात करते हैं दोस्तों, इसकी चर्चा हो गई सर, लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि ये जो 6 अंग है ना, इन 6 अंगों में से 5 अंग का, ये जो अंग है यूएनओ के अंग है, ध्यान रखिए। इन अंगों की अगर हम चर्चा करें तो इनके कुल अंग हैं 6, और इसमें से जो 5 अंग हैं दोस्तों ध्यान रखिएगा, इनका 5 अंगों का मुख्यालय कहाँ पर है, तो याद रखना ये हेडक्वार्टर है, बताइए न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। और ध्यान रखना न्यूयॉर्क पड़ेगा यूएसए में, पाकिस्तान में नहीं है। बात कर लेते हैं सर, जो एक अंग है जो अलग है, एक जो अंग है ध्यान रखिएगा, जो एक और अंग है ये अलग है, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में नहीं है। और मैं हमेशा आपको बताते हुए आया हूं, जो अलग होगा, जो एक्स्ट्रा होगा, जो विभिन्नता रखता है, वही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएगा। और उस अंग का नाम है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। क्या है दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर है द हैग में, और ये पड़ता है नीदरलैंड। कहाँ पड़ेगा? नीदरलैंड। दोस्तों खत्म नहीं हुई है चर्चाएं, अभी बातचीत प्रारंभ हुई है, 1 मिनट रुकिए। द हैग नीदरलैंड में ध्यान रखिएगा इसका हेडक्वार्टर है। अब बात करते हैं सर कि यूएनओ के कितने अंग हुए थे, बताएंगे सर 6 अंग थे। 6 में से हमने बात करें कि 5 क्या है? क्रियाशील है। अगर पूछ ले आपसे कि वर्तमान में यूएनओ के अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष वर्तमान में कार्यरत है, ध्यान रखिएगा टेड्रोस। वर्तमान में ध्यान रखना इसके अध्यक्ष कौन है, तो एंटोनियो गुटेरस। याद रखना ये क्या है, आप बताइएगा? अध्यक्ष। किस देश के राष्ट्रपति रहे हैं, तो पुर्तगाल देश के राष्ट्रपति रहे हैं। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? हम अक्टूबर मंथ में ही खड़े हैं, 24 तारीख आने वाली है, और 24 तारीख में स्थापना हुई थी 1945 में यूएनओ की। इसीलिए प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? यूएनओ दिवस। क्या मनाते हैं? यूएनओ दिवस मनाते हैं। क्या सहमत हैं आप मेरी बातों से? पक्की बात है। एक और वाजिब जो क्वेश्चन निकल के आता है, सर ये बताइए कि यूएनओ का मेंबर भारत है क्या नहीं है? जी हाँ बिल्कुल है। लेकिन एक और क्वेश्चन है कि सर ये बता दीजिए बस कि यूएनओ का मेंबर भारत कब बना है, तो ध्यान रखना यूएनओ का मेंबर भारत बना है, आप बताएंगे अक्टूबर 1948 में। कब बना है? अक्टूबर 1948 में, 24 अक्टूबर 1948 में। तो ध्यान नहीं, 28 अक्टूबर 1948 में भारत यूएनओ का मेंबर बना है। 48 में बने, हम लोग 47 में आजाद हुए थे। ठीक है, चले आगे।
यहाँ पर चर्चाएं हुई हैं। अब पहले रिवाइज कर लेते हैं चीजों को, फिर आगे बढ़ते हैं। रिवाइज कर लेते हैं। यूएनओ का फुल फॉर्म क्या पढ़े हैं? इस्टेब्लिशमेंट डेट 1945, इसीलिए 24 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? यूएनओ डे। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, यूएसए में है। ठीक है, बात कर लेते हैं कितनी मेंबर कंट्रीज है यूएनओ में? 193। 192 नंबर में कौन शामिल है? मॉन्टेनेग्रो। कौन शामिल है? मॉन्टेनेग्रो शामिल है। इसके बाद हम बातचीत करते हैं आगे बढ़ के। मॉन्टेनेग्रो शामिल है इसमें, याद रखना। 193 नंबर में कौन शामिल हुआ? 192 में कौन शामिल हुआ है? मॉन्टेनेग्रो। पक्की बात है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वर्तमान में इसके चीफ कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। कहाँ के राष्ट्रपति रहे हैं? पुर्तगाल के। कितने अंग हैं यूएनओ के? 6। कितने कार्यशील हैं? 5। एक जो कार्यशील नहीं है उसका नाम न्यास परिषद। अगर बात करें कि 5 के हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। एक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? द हेग में। कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। पक्की बात है, सहमत है मेरी बातों से? कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 10th। अभी तक केवल 10 ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट हुए हैं, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये 10 क्वेश्चन ने ही आपके लगभग 100 क्वेश्चन तैयार कर दिए होंगे। ठीक है, चले आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि किस राज्य सरकार ने भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप फिश वाले लॉन्च किया है? तो राइट आंसर है तमिलनाडु वाले। सारे के सारे शहीद होंगे। असम इज द राइट आंसर। ध्यान रखना, राइट आंसर क्या है? असम। पक्की बात है। तो ध्यान रखिएगा, फिश वाले जो ऐप लॉन्च किया गया है वो किस सरकार ने लॉन्च किया है? असम ने। और ध्यान रखिएगा, असम राज्य सरकार ने जो ई फिश मार्केट है वो लॉन्च किया है। इसमें होगा क्या? एप्लीकेशन होगा। इसमें जो फिशर्स हैं वो अपने बारे में रजिस्टर कर देंगे, मेरे पास में इतने इतने फिश अवेलेबल हैं। इसमें जिन लोगों को खरीदना है वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा देंगे, यानी कि ऑर्डर कर देंगे, और ये व्यक्ति उनको ले जाकर डिलीवर कर देगा, या फिर वो व्यक्ति आकर यहाँ डिलीवर कर पाएंगे। जानकारी मिल पाएगी कि कौन कौन फिशर्स हैं, किसको खरीदना है, किसको खरीदना नहीं है, इस तरह की जानकारी मिल पाएगी। पक्की बात है। आइए चर्चा करते हैं, इसमें बातचीत करते हैं धूमधाम से। ओहो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ गए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, शानदार क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन है आईपीएल के एक सत्र में, यानी कि एक सीजन में, ध्यान रखिएगा, एक सीजन में सबसे ज्यादा 29 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? राइट आंसर है हर्षल पटेल। कौन है? हर्षल पटेल। बात समझ रहे हैं? अब इन पे चर्चा करते हैं और खूब डिटेल से बातचीत करने का प्रयत्न हम करेंगे। मैंने आपके लिए कुछ स्लाइड्स तैयार की हुई हैं, जो स्लाइड्स अभी आपको बाद में डाटा तैयार करने के लिए काम करेंगी। ये तो गुस्सा हो गया, नहीं हुआ? फिर ठीक है, अरे हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, समस्या इतनी है। अब ऐसे ही पढ़ लो आज। ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें मैं तो मजे लेके जाऊंगा आज, सारे के सारे मजे लेके जाऊंगा। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। तो कौन बन गए हैं पहले भारतीय? याद रखना, हर्षल पटेल बने हैं। किस तारीख को बने हैं? 6 अक्टूबर को बने हैं। ध्यान रखना, वर्तमान में आईपीएल का जो सेशन है वो कहाँ हो रहा है? आबू धाबी में हो रहा है। किस स्टेडियम में इन्होंने ये अचीवमेंट प्राप्त की है? तो शेख जायद स्टेडियम में प्राप्त की है। और ध्यान रखिएगा, इसके बाद बात करें तो किस टीम के खिलाफ में इन्होंने प्राप्त की है ये उपलब्धि? तो सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेलते हुए इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, यह एक सेशन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले क्या बन चुके हैं? भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं। किसे पीछे छोड़ा है? तो यानी जसप्रीत बुमराह को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। अब ध्यान रखना, हर्षल पटेल जो है वो 29 विकेट ले चुके हैं एक सेशन में, और इसके आधार पर ये क्या बन चुके हैं? भारत के, ध्यान रखना, पहले बल्लेबाज या सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज बन चुके हैं।
इस आधार पर यह सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज बन चुके हैं। ध्यान रखना, अगर हम बात करें भुवनेश्वर कुमार ने बात करें, जो भुवनेश्वर कुमार है उन्होंने 2017 में याद रखना कितने विकेट लेने का करिश्मा किया था, बताएंगे 26 विकेट का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं और बातचीत कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो कतई फेवरेट है। अरे बढ़ जा, यार ये तो बुरा मान जाता है यार। अब आइए बात करते हैं, निम्न में से किस राज्य में राजगढ़ जिले में अलीबाग के मशहूर सफेद प्याज को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। तो सबसे पहले तो ये बात कर लें कि सर जीआई टैग क्या होता है, भौगोलिक संकेतक होता क्या है। ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं भौगोलिक संकेतक या हम इसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। क्या बोलते हैं? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। और सफेद प्याज को याद रखना ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रदान किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। अब आप बोलेंगे सर ये क्वेश्चन क्या, थोड़ा सा इसको समझाइए। जब भी किसी राज्य के किसी स्थान विशेष में कोई वस्तु बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाती है, जब भी किसी स्थान विशेष में कोई वस्तु बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाती है, तो उस वस्तु को वहां का दे देते हैं ज्योग्राफिकल इंडेक्स या भौगोलिक संकेतक प्रदान कर दिया जाता है। यह ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो टूरिस्ट हैं जब वो बाहर से भारत में आए, इस स्थान विशेष में आएंगे, तो उनको इस प्रमुख चीज के बारे में क्या मिल सके, जानकारी मिल सके। अब जब उनको इस चीज के बारे में जानकारी मिल जाएगी तो इससे होगा क्या, वो इन वस्तुओं को खरीद पाएंगे, और खरीद पाएंगे तो ध्यान रखना क्या हो जाएगा, बताएंगे इससे हमारा ट्रेड बढ़ेगा, हमारा व्यापार बढ़ेगा, और जो हमारे भारतीय नागरिक हैं इनको रोजगार मिल पाएगा। आप इस बात के एग्जाम्पल के रूप में स्वीकार करिए, बनारसी साड़ी आज विश्व प्रसिद्ध बनारसी साड़ियां हैं, जीआई टैग मिला हुआ है, लोग आज डिमांड करते हैं। बात समझ पा रहे हैं आप मेरी? इसी प्रकार से आप याद रखिए आगरा का पेठा, जब भी कोई व्यक्ति आगरा जाएगा तो आगरा का पेठा खाकर ही आएगा, लेकर आएगा अपने साथ में। बात समझ पा रहे हैं? इसी प्रकार से आप जाइए चंदेरी की साड़ियां, मध्य प्रदेश में आते हैं, चंदेरी की साड़ियां अशोकनगर में फेमस है, शानदार फेमस है, पूरे मध्य प्रदेश में फेमस है। तो ये याद रखना क्या है, आप अगर हम बात करें तो याद रखना फेमस चीजें होती हैं। हाल ही की चर्चा अगर हम करें तो जो चिनूर धान है, चिनूर जो धान, मैं यहाँ पर इसलिए बातचीत करना चाह रहा हूँ क्योंकि मध्य प्रदेश के भी बहुत सारे करंट अफेयर आपके अपडेट कर दिए जाएंगे। ध्यान रखिए, जो मेरे प्यारे साथी चर्चाओं में लीन है उनसे मेरे क्वेश्चंस होंगे अभी इस सेशन के खत्म होने के बाद, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, और ध्यान रखना अगले क्लास में मैं आपको बेंच में खड़ा कर दूंगा, बड़ा मजा आएगा फिर आपको। ठीक है, तो ध्यान रखिए, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, तो मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में चिनूर धान को दिया गया है जीआई टैग। चिनूर धान मध्य प्रदेश की याद रखना बालाघाट जिले में मुख्य रूप से क्या होता है, उत्पादित किया जाता है। बात समझ पा रहे हैं आप मेरी? चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन शायद समाप्त हो चुका है, ठीक है, बस पर्याप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं और बातचीत करते हैं, किस राज्य सरकार ने भौगोलिक संकेतक प्रदान किया था? महाराष्ट्र सरकार ने। अब बात कर लेते हैं किस राज्य सरकार की, तो महाराष्ट्र राज्य सरकार की। मेरे प्यारे साथियों, अगर हम बात करें महाराष्ट्र सरकार की, तो महाराष्ट्र का पुराना नाम आपको क्या देखने को मिलता है? तो पुराना नाम आपको देखने मिलता है सौराष्ट्र। क्या मिलता है? सौराष्ट्र। एक्चुअली ये महाराष्ट्र और गुजरात का संयुक्त क्षेत्र था, जिसे क्या बोलते थे? सौराष्ट्र बोलते थे। अगर हम बात करें, याद रखना इसकी राजधानी क्या है महाराष्ट्र की, तो ध्यान रखना क्या बोलते हैं इसे? मुंबई। और इससे हमारी याद रखना क्या बोलते हैं, याद रखिएगा औद्योगिक राजधानी के नाम से भी जानते हैं। अब अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा वर्तमान में इसके सीएम कौन है, अर्थात सीएम की बात करें तो आर्टिकल नंबर 163, और याद रखना सीएम है उद्धव ठाकरे। कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। और ध्यान रखिएगा किस पार्टी से इनका राजनीतिक संबंध है? शिवसेना से इनका राजनीतिक संबंध है, ध्यान रखिएगा। हम बात करना चाहेंगे गवर्नर की, राज्यपाल की, अर्थात 153, और ध्यान रखिएगा गवर्नर के पद पर विराजमान है भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी जी हैं।
क्या आप सहमत हैं मेरी बातों से? अब चलते हैं दोस्तों और डिस्कशन करते हैं, फैक्ट में बातचीत करते हैं। फैक्ट की जब बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, एरिया के दृष्टिकोण से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य, भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बड़ा राज्य कौन सा है? तो ध्यान रखना महाराष्ट्र। आप हमसे निसंदेह जानना चाहेंगे, अगर ये तीसरा सबसे बड़ा है तो ऊपर के दो कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ध्यान रखिए, अगर पूछेगा महाराष्ट्र का प्रमुख नेशनल पार्क कौन सा है, आप बताएंगे पेंच नेशनल पार्क। पेंच नेशनल पार्क, जी हाँ, ये मध्य प्रदेश में भी लगता है और कुछ मात्रा में कहां पर लगता है? महाराष्ट्र से भी लगता है। अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें समुद्री सीमा वाला राज्य कौन सा बताएंगे? हमारा महाराष्ट्र। समुद्री सीमा वाला राज्य कौन सा बताइए? हमारा महाराष्ट्र ही है। सर्वाधिक गुजरात में है। देखिए समझिए इस बात को, अगर आपसे पूछ ले तटीय सीमा वाले राज्य कौन से हैं, तो ध्यान रखना 9। कितने राज्य हैं? 9। इसको बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं? पश्चिमी तट। इसको क्या बोलते हैं? पूर्वी तट। पहला राज्य जो लगा हुआ है उसको बोलते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ओडिशा, वेस्ट बंगाल। कौन से राज्य आपने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं? तो ध्यान रखना, पहले डिस्कस कर रहे हैं गुजरात, अरे रुक तो जाओ, लिखने तो दो, केरला। और बात करते हैं तमिलनाडु, ओडिशा, वेस्ट बंगाल। बात समझ गए? तो हमारा पश्चिम जो हमारा, तो याद रखिएगा हमारा जो महाराष्ट्र है वो कैसा है? समुद्री सीमा वाला राज्य। बात समझे आप? तो ये था हमारा आज का इस वीडियो लेक्चर में हमने बात करें, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने बातचीत की है। इस तरह के वीडियो लेक्चर जो होंगे, जो वीडियोस होंगे या फिर हमारी चर्चाएं होंगी, हर सप्ताह में होंगी। हर सप्ताह में शनिवार के दिन हम इसी तरह की बातचीत करेंगे। ये बात मान के चलिए कि इस तरह से पढ़ने में आपको केवल करंट अफेयर पढ़ने को नहीं मिल रहा है, आपको याद रखना जीके जीएस पढ़ने को मिल रहा है। जो नॉलेज है वो आप ले पाएंगे, बातचीत कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना, रोकते हैं, विराम लगते हैं। धन्यवाद।